आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये आपका यूनिट 2 का है, मेजर हिस्ट्री पेपर 5, बैटल ऑफ बक्सर, यूनिट 2। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो और मुगल था नवाब मीर कासिम और सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति, जिसका नाम क्या है? हेक्टर है। हेक्टर मुनरो और मुगल था नवाब मीर कासिम और सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में लड़ी थी। अब आप सोच सकते हैं, जब इतनी सारी लोग मिल करके लड़ रहे थे, उसके बाद भी जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अब आता है बक्सर का युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तय हुई थी, क्या क्या कारण था जिसके कारण बैटल ऑफ बक्सर हुआ? तो बंगाल में अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंग्रेज बंगाल पर अपने अनुसार नवाबों को बैठाते थे। कारण क्या था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया था और उसके स्थान पर मीर जाफर को बनाया गया था। और मीर जाफर क्या था? अंग्रेजों की कठपुतली था। लेकिन बाद में जब मीर जाफर ने भी अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने मीर जाफर को नवाब पद से हटा करके मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम एक योग्य नवाब था और वह अंग्रेजों की कठपुतली नवाब बनकर के नहीं रहना चाहता था। उसने कुछ समय बाद अपनी स्थिति को मजबूत किया और जिस कारण अंग्रेज मीर कासिम से खफा हो गए और उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब जब नवाब पद से मीर कासिम को हटाया गया था, तो इसको लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच अनेक स्थानों पर झड़प हुई। परंतु 1763 में पटना में हुए एक हत्याकांड में मीर कासिम ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। आपको जो है ना, ये सारा डेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अंततः मीर कासिम ने अवध में जाकर के शरण ले ली। उस समय अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में ही शरण में लिया हुआ था। तो तीनों मिल करके किस पे हमला बोल दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ध्यान रखिएगा। अब आता है बक्सर के युद्ध का घटनाक्रम क्या क्या है। मीर कासिम ने अवध पहुंचकर अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन का निर्माण किया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि उन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करेगी। उसी टाइम क्या हुआ? मीर कासिम दिमाग लगाया और तीनों को मिला लिया। किसको? अवध का नवाब सिराजुद्दौला को, बादशाह शाह आलम द्वितीय को और खुद, ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध के फलस्वरूप कुछ अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल पाया, उल्टा ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ गया। इन तीनों पक्षों की संयुक्त सेना ने 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के आरा जिले में स्थित बक्सर के मैदान में आ पहुंची और इस संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से भी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक सेना पहुंच गई। और बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट था। कौन था बंगाल का गवर्नर? वेंसी टाट। देखिए, ये सब आपका एक नंबरिया में भी कभी कभी पूछ देता है कि बक्सर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट था। अब देखो, प्लासी का युद्ध तो एकमात्र दिखावा था, उसमें किसी भी प्रकार की सैन्य शक्ति का परीक्षण नहीं हुआ था। क्यों भाई? वो तो छलावा का युद्ध था। उसे क्या किया था? छल पूर्वक जीत लिया गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास उस समय मात्र 300 सैनिक थे और वहीं रॉबर्ट क्लाइव के पास 300 सैनिक थे और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके पास 20,000 सैनिक थे। तो आप सोच सकते हैं कि लड़ाई तो कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई होता तो 1 घंटा में इसको हरा देता या उससे भी कम समय में। तो वास्तव में उसको षड्यंत्र के द्वारा जीता गया था। जबकि बक्सर का युद्ध में क्या हुआ? दोनों पक्ष की सेनाओं ने अपना सैन्य कौशल दिखाया और यह एक विधिवत युद्ध था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और इससे पहले अंग्रेज 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को पराजित कर चुके थे। कब पराजित किए थे? 1760 में। कौन सा लड़ाई? वांडीवास की लड़ाई। किसके साथ हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को पराजित किया था। मतलब अंग्रेज लोग युद्ध करने बहुत अच्छे से सीख गए थे।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका परिणाम में क्या क्या हुआ। तो बक्सर के, हाँ यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इसके अलावा बेदरा के युद्ध में डचों को भी पराजित कर चुके थे। इस प्रकार इस समय तक आते आते अंग्रेज न सिर्फ अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, बल्कि बंगाल में भी उन्होंने भारतीय शासक को कुचल दिया था। अतः बक्सर के युद्ध के बाद अब अंग्रेज बंगाल के निर्विरोध शासक बनने की राह पर आगे बढ़ चुके थे कि उनका विरोध कोई भी नहीं कर सकता है। अब आता है बक्सर युद्ध का परिणाम क्या कह रहा है, इस परिणाम की भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान बंगाल का अनुभव प्राप्त कर चुका था। वह जानता था कि बंगाल में कैसे करके और अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, और इस कदम का उद्देश्य था कि बक्सर के युद्ध के बाद होने वाली इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों के लिए अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। तो बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। लेकिन फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, और इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर के पुत्र नजूमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। नजूमुद्दौला एक अल्पवयस्क नवाब था, मतलब उसकी उम्र नहीं हुई थी। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में एक सेना नियुक्त की, और उसका खर्च के लिए नजमुद्दौला ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, एक साल में कितना रुपया? 5 लाख। उस समय का 5 लाख अभी के करोड़ों के बराबर होगा। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित पक्ष से इलाहाबाद की 2 संधियां की। इलाहाबाद की पहली संधि तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की, क्यों भाई? शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था नहीं लोग। और जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के पराजित नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। अब आता है बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। कहाँ की? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। और यानी अब इन 3 क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। किसके तहत? इलाहाबाद की प्रथम संधि का, वो ये 12 अगस्त 1765। डेट याद रख लीजिएगा। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बदले कंपनी ने यह स्वीकार किया कि इसके बदले वह मुगल बादशाह को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देगी। एक साल में कितना रुपया? 26 लाख। कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र छीनकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? शाह आलम द्वितीय को। इसके अलावा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने नजमुद्दौला को बंगाल का नया नवाब स्वीकार कर लिया। नजमुद्दौला कितना रुपया देता था? 5 लाख। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके बदले में? सेना के बदले में। अब आता है बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद का द्वितीय संधि। डेट कब है? 16 अगस्त 1765। आपको डेट याद रखना है। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र मुगल बादशाह आलम द्वितीय को दे दिए थे, और अंग्रेजों को इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी अवध के नवाब की ओर से दी गई थी। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख देने थे कि तुम लड़ाई किया, उसके कारण मेरा इतना नुकसान हुआ, 50 लाख टका कंपनी को दो। और यह राशि अवध के नवाब को 2 किस्तों में चुकानी थी। किस्त तो जानते ही हैं, 2 बार में। इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह की जागीरदारी क्या की? लौटा दी। अब आता है बक्सर का युद्ध, संधियों के परिणाम। इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया था। कहाँ पे? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। भारत, उत्तर भारत का ये तीनों एक काफ़ी बड़ा राज्य हुआ करता था। आप लोग जानते हैं उड़ीसा में कोई कलिंग के नाम से जाना जाता है, जिस पर अशोक ने लंबे समय तक शासन किया था। इसके बाद अंग्रेजों को भारत में अपना व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से राशि या अन्य कीमती वस्तुएं लाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी से वसूल गई राशि के माध्यम से ही भारत में सस्ती दरों पर वस्तुएं खरीदते थे और ब्रिटेन के बाजार में महंगे दाम पर बेचते थे। अब कंपनी को मुनाफा ज़्यादा होता था। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों के दीवानी अधिकारों से प्राप्त हुए राजस्व के माध्यम से कंपनी ब्रिटेन में कच्चा माल खरीदती थी
और ब्रिटेन की कंपनियों को उसकी आपूर्ति करती थी। फिर ब्रिटिश कंपनियों में निर्मित हुए माल को भारतीय बाजार में लाकर बेच दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में न सिर्फ हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया बल्कि भारतीय संसाधनों का ब्रिटेन की ओर प्रभाव भी तेज हो गया। मतलब क्या करता था, यहाँ से कच्चा सामान ले गया, कहाँ पे ले गया, ब्रिटेन में, वहाँ पे माल को तैयार किया, ला करके बेचा कहाँ, इंडिया में। तो भैया एक तो मुनाफा डबल हो गया, ऊपर से यहाँ का व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि यहाँ पर उद्योग जो था, हस्तशिल्प उद्योग, जो लोग कपड़ा लोग बनाने का काम क्या करते थे, वो खत्म हो गया, स्थिति बहुत बर्बाद हो गई। अब देखिए इसके बाद आता है, इस प्रकार बक्सर के युद्ध में न सिर्फ भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई बल्कि भारत की शाश्वत लूट का दौर भी चला। इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद भारत अनवरत गरीबी की ओर बढ़ता गया और बक्सर के युद्ध का ही परिणाम था कि भारत की गरीबी की कीमत पर ब्रिटेन की समृद्धि साकार हुई। तो आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू।